नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। बात अगर राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों की करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 12,306 नए मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं कोरोना से 43 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 21.48 और पिछले करीब 5 दिनों से नए केस में भी भले कमी आई है, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हुई है और इस महीने अब तक राजधानी में कोरोना से 352 लोगों की जान जा चुकी है। यह बीते कई महीनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है, मौतों की संख्या है, उसमें कोई कमी दिखती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार के साथ साथ ही ये दिल्ली की आम जनमानस के लिए भी चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो पिछले दिनों के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं, वो ज़रूर घटते हुए नज़र आए हैं क्योंकि लगभग 29,000 30,000 के करीब आंकड़े आ चुके थे। मगर जैसे-जैसे ये आंकड़े जो घटते नज़र आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को राहत ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। और अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 12,306 मामले आ चुके हैं। मगर यहीं बात करें मरने वालों की संख्या, तो वो भी लगभग 43 के करीब है। यानी कि कहीं न कहीं मरने वालों की संख्या में जो कमी होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। मगर यहीं बात करें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो उन्होंने बार-बार स्पष्ट किया है कि जो कोरोना से मरने वाले के आंकड़े हैं, वो नहीं है ये नॉर्मल, यानी कि जो अस्पतालों में और बीमारियों से इलाज करवा रहे थे या फिर और किसी बीमारी की वजह से भर्ती थे, वो कहीं न कहीं कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, तब जाके उनकी मौत हुई है। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो और बीमारियों की तरफ मरने वालों की संख्या जो है वो बताई गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हालात है, वो कहीं न कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं उसको लेकर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही तरफों से कोशिश ज़रूर की जा रही है। मगर कहीं न कहीं धरातल पर कुछ कमियाँ भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आंकड़े जो हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा अब कह भी दिया गया है राज्य सरकारों को भी कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उसको कहीं न कहीं रफ्तार दी जाए, यानी कि उसको बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा लोगों की जो गिनती है, वो आ सके और कहीं न कहीं लोगों को बचाया जा सके और उनका जल्दी से जल्दी इलाज कराया जा सके। मगर यहाँ बात करें होम आइसोलेशन के द्वारा जो भर्ती है, लोग बाग जो घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी गिनती भी कहीं न कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी। राजीव, सरकारें इतना प्रयास कर रही हैं और उसके बावजूद जो लापरवाही देखने को मिल रही है, आम जनमानस के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम सारा बजट इसके लिए अलॉट होता है, खर्च होता है, तो वजह क्या निकल करके आ रही है सामने कि आखिर लोग कहाँ पर चूक रहे हैं या सरकारें कहाँ पर चूक जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कमियों की, तो कमियाँ बिल्कुल हैं। बाज़ारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, उसके अंदर जो अधिकारी हैं, या वो दिल्ली पुलिस के हों या फिर एसडीएम की टीम के द्वारा हों, वो टीम जो है, वो कहीं न कहीं काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जनता जो है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना रही है। और उसके बाद में जो बीमारियों के लक्षण मिलते हैं, उसके बाद में जब टेस्टिंग की प्रक्रिया करवाई जाती है, तो कहीं न कहीं वायरस का खतरा बनता है। तो कहीं न कहीं जो बाज़ारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी, उसके अंदर दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जब सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो कहीं न कहीं जनता भी उसका फ़ायदा उठाती नज़र आ रही है और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मगर व्यापारी जो है, इससे कहीं न कहीं नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर ऑडिबल लगाया गया है, वीकेंड्स कर्फ्यू का भी आज तीसरा हफ्ता होगा, यानी कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे रात 10 बजे से वीकेंड्स कर्फ्यू भी लागू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं व्यापारियों को ज़रूर दिक्कत हो रही है, मगर बाज़ारों के अंदर जो भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी, मगर अधिकारियों की तरफ से सख्ती नहीं है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों या फिर एसडीएम के द्वारा हों। जी। बिल्कुल, सख्ती बरतनी पड़ेगी अधिकारियों को भी साथ साथ, लेकिन आम जनमानस को भी जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है। ऐसे में अगर राजीव बात करें कि दिल्ली के ताज़ा हालातों के आंकड़ों की, तो इस समय कोरोना के मामलों का आंकड़ा क्या है? और दूसरी बात, इसके साथ ही साथ क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से लगातार चल रहा है, उसका जिक्र करें तो उसमें क्या प्रगति है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना के जो आंकड़े की, तो देश के अंदर भी काफ़ी हद तक जैसे कहते हैं 2.5 लाख से ऊपर ज़्यादा आंकड़े जा चुके हैं। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर आंकड़े ज़रूर घटे हैं, मगर 11,000, 12,000, 13,000 के करीब 24 घंटे के अंदर आंकड़े आ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो वो भी 12,306 मामले आ चुके हैं। यही बात करें मरने वालों की संख्या की, तो वो भी 43 के करीब है। और इस महीने की बात करें तो इस महीने के अंदर लगभग कह सकते हैं 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा के जो आंकड़े हैं वो मरने वालों के हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से अभी भी चालू है। तमाम वैक्सीन सेंटरों की बात करें तो वहां पर भी वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ तक कि RWA के द्वारा भी कहीं ना कहीं वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो इलाके इलाके के अंदर जाके कैंपेनिंग लगाते हैं और उसके अंदर भी वैक्सीन दी जा रही है। मगर वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें वैक्सीन लगने के बावजूद भी जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं या फिर कहें बीमारी के ग्रस्त में आ रहे हैं, उनके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो बूस्टर डोज का इलाज इंतजाम कर रही है। यहाँ तक कि 60 साल के ऊपर के लोग जो है या फिर कहें अगर कोरोना वॉरियंटर है, उनके लिए भी बूस्टर डोज दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए भी बूस्टर डोज दी जा रही है। मगर तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारों की तरफ से कोशिश है उसके अंदर कहीं ना कहीं और सख्ती होनी चाहिए थी, जिससे कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी राजीव, पिछले दिनों देखा गया कि जिस तरीके से दुकानें खोलने का जो सरकार के द्वारा ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था, लोगों में खासा नाराजगी है। वो लोग कह रहे हैं कि इस सप्ताह में जिस तरीके से 5 दिन दुकानें खुलती हैं उसमें भी ऑड इवन को लेकर के सरकार ने दिल्ली सरकार ने इस तरीके से नियम लागू कर रखे हैं, उसको लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। क्योंकि कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ऐसे में लोग जब इस तरीके के नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ अब तक आया इस मामले पर, कुछ बयान आया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें व्यापारियों की, दिल्ली के तमाम व्यापारी जो हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से ऑड इवन के खिलाफ जो है वो कहीं न कहीं प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार से बार-बार गुहार भी लगाई जा रही है। और कल भी दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की बात करें तो वहाँ के जो व्यापारी थे वो भी अनिल बैनर्जी यानी कि उपराज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने अपनी शिकायत दी है कि ऑड इवन को जो है वो हटाया जाए, क्योंकि ऑड इवन की वजह से जो उनका व्यापार है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो उनके पास कर्मचारी है यानी मजदूर वर्ग जो है हम्म। उनको खासी दिक्कतें हो रही है। और कहीं न कहीं जो व्यापारी हैं उनको मजबूरन आकर उन व्यापारियों कह सकते हैं कर्मचारियों को हटाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं हम्म। दिक्कतें ज़रूर है, मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ऑड इवन लागू करके कुछ कोरोना की जो रफ्तार थी उसके अंदर ज़रूर कंट्रोल किया था। मगर कहीं न कहीं जो कह सकते हैं अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो बाज़ारों के अंदर सख्ती नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही चीज़ व्यापारी भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पटरी बाज़ार जो लग रहा है या फिर कहें जो बाज़ारों के अंदर भीड़ है, उसके लिए कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। मगर कहीं न कहीं व्यापारियों को ऊपर सख्ती की जा रही है, जिसकी हम्म। वजह से दुकानें जो हैं वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही खुल पा रही है, जिसकी वजह से उनको व्यापार नहीं करने मिल रहा है और कस्टमर जो है उनके पास नहीं आ पा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको लेकर कहीं न कहीं कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि व्यापारियों को भी आर्थिक राहत तंगी के मिल सके चलते और व्यापारियों में कोरोना की खासा जो रोष रफ्तार है। है उसमें भी कमी आ सके। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाए। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने छापे को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे मुख्यमंत्री चन्नी को बदनाम करने की कोशिश बताया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ईडी समेत अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को आचार संहिता उल्लंघन बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में ईडी छापे पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, हरीश चौधरी ने पार्टी का पक्ष रखा। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में अवैध बालू खनन के खिलाफ जारी धन शोधन निरोध जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है और इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से जब्त किए गए 8 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ईडी के बयान के मुताबिक छापेमार के दौरान पंजाब में अवैध खनन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के जुड़े दस्तावेज भी, मोबाइल फोन भी और 21 लाख रुपए राशि से अधिक का सोना और 12 लाख रुपए कीमत की रोलेक्स घड़ी भी जब्त की गई है।
नमस्कार साथियों। आज भारत के चुनाव आयोग के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। हमने बाकायदा भारत के चुनाव आयोग को कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों साठ गांठ करके पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है और चुनाव की हार सामने देखकर अब वो बदनाम करने के षड्यंत्र में लगे हैं। केजरीवाल जी का तो ये चरित्र ही रहा है। पहले उन्होंने अरुण जेटली पर इल्जाम लगाए, बाद में अदालत में उससे माफी मांगी। पंजाब में पिछली बार मजीठिया पर इल्जाम लगाए, फिर माफी मांगी और मान साहब ने, भगवंत मान जी ने तो इस्तीफा भी दिया। एक बार फिर इल्जामात की राजनीति, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल मशहूर रहे हैं, गंदी इल्जामात की राजनीति से वो चुनाव की निष्पक्षता धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाबियों और पंजाबियत पर हमला बोल रहे हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की गई, बड़ी मात्रा में धन बरामद किया गया, रोलेक्स की घड़ी बरामद की गई, मोबाइल फोन जब्त किए गए, कई कागजात जब्त किए गए, ऐसे में अब कांग्रेस जिस तरीके से ये आरोप लगा रही है कि दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की ये साजिश है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ये मिलीभगत है। जी देखिए, सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये एक प्री प्लान एक्शन है, क्योंकि इलेक्शन के करीब ये कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, 4 पॉइंट सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से रखे गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट की प्रॉक्सिमिटी टू इलेक्शन रखा गया। इलेक्शन के करीब जानबूझकर ये कदम उठाए गए ताकि कांग्रेस की इमेज खराब हो सके। उसके बाद दूसरा, मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार होने के चलते उनकी इमेज को भी इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। जैसा पता है कि पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे हैं, सीएम है भी हैं, तो कई चीजें, कई फैक्टर्स हैं, उन चीजों को कंसिडर करते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी रिलेटिव किसी पर भी ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस की इमेज और खास तौर पे मुख्यमंत्री की इमेज पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके तीसरा पॉइंट, मेलिस एंड मेलिफाइड न्यूज स्टोरीज प्लांटेड, और सीधे तौर पर बोला कि जितने भी खबरें चली हैं प्लांट कराई गई है, कि एक्चुअल फैक्चुअल खबरें नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और फाइनल पॉइंट जो उनकी तरफ से रहा है, ईडी रिवेंज, जो ईडी की रेड है, ये जो अगर हम सीधे तौर पे कहें कि प्रधानमंत्री के जो कॉन्वॉय को रुकना पड़ा था उसको लेके, ये 4 पॉइंट सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये मेजर स्टेप इसलिए उठाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इमेज हर्ट हो सके। पहले भी कई बार इल्जाम लगाए जा चुके हैं कि पंजाब में जब भी कोई भी इलेक्शंस, कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं, तब बीजेपी की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको हर्ट किया जा सके। जी अमित, बिल्कुल आपने जिस तरीके से 4 पॉइंट्स को बताया कि पंजाब कांग्रेस की जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, 4 पॉइंट्स कांग्रेस ने उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस से, क्योंकि जब ये वार्तालाप हुई तो उसमें क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कुछ? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर दिल्ली में जूम के थ्रू मीटिंग हुई थी, बातचीत रखी, अभी बातचीत हुई है। हम कहें यहाँ से अभी तक शिकायत दी गई है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें, शिकायत भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इन दोनों के खिलाफ दी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन इन्हें वैलिड पॉइंट्स कंसिडर करता है, क्योंकि अगर इन्हें वैलिड पॉइंट कंसिडर करता है तब ईडी को शायद नोटिस हो सकता है या उनसे जवाब मांगा जा सकता है कि आपने इस टाइम ही क्यों ये रेड की गई है। क्या ये स्लो बिल्डअप था कि पहले से ही इसके लिए तैयारी की गई थी या पहले से प्लानिंग हो रही थी? इन सब चीजों को लेकर जवाब मांगा जा सकता है। या फिर एक स्पॉन्टेनियस रेड थी कि कोई सीक्रेट टिप आई थी कि यहाँ पे इतने पैसे मौजूद हैं या यहाँ पे कार्रवाई करने से इतना बड़ा खुलासा हो सकता है। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, पर अभी एज सच कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। हाँ, कंप्लेन जरूर एक्सेप्ट कर ली गई है, पर अब ये देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या रहती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इसे सख्ताई से लेता है, अगर उनसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये एक अनफेयर मींस है कि क्या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल इलेक्शन में प्रभाव पाने के लिए किया जा रहा है, तो इसके ऊपर वो अनफेयर मींस के तहत कार्रवाई कर सकती है। अब ये हमें वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल अगर हम सीधे तौर पर कहें कि शिकायत दी गई है तो देखना होगा कि आज
कोई रिस्पॉन्स आता है या फिर इंटरनली पहले इसके ऊपर डिबेट होगी, उसके बाद ही शायद कोई कार्रवाई की जाएगी। अमित, दरअसल अगर छापेमारी का जिक्र करें तो केवल पंजाब में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है और वहां से भी काफी पैसा बरामद किया गया है व्यापारियों के पास से। ऐसे में अगर पंजाब का लेकिन जिक्र करें तो राघव चड्ढा जिस तरीके से कह रहे हैं कि इतने कम समय में मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनके करीबियों, उनके रिश्तेदारों के यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निकल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि 5 साल के लिए अगर मुख्यमंत्री ये होते तो सोचिए कि अगर पंजाब का क्या होता। पंजाब की जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो कहां पर होता इकट्ठा। यानी सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं केंद्रित किया जा रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कि वो पंजाब की जो गाढ़ी कमाई पैसा है वो कहीं ना कहीं उनके घर पर मिलता, उनके ठिकानों पर मिलता। जी, सीधे तौर पर अगर हम कहें कि ऑपोजिशन तरफ से सीधे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने सीधी बात कही है कि सिर्फ 111 दिन, ये एक बहुत थोड़े टाइम के लिए ही अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री रहे थे, पर उनके रिश्तेदारों के पास इतना बड़ा पैसा मिला। सीधे एलिगेशन लगाए गए हैं। ये भूपेंद्र हानी का एग्जाम्पल लेते हुए कहा गया कि इनके पास से 10 करोड़ के करीब कैश मिला, उसके बाद कई अन्य चीजें भी मिली हैं। दोनों सीधे तौर पर चीजें कह दी, महंगी गाड़ियां, लग्जरी वॉचेस, कई गाड़ियों के पेपर्स, कई प्रॉपर्टीज के पेपर्स, कई चीजें उनके पास से मिली। उन्होंने सीधा एग्जाम्पल सेट करते हुए बोला है कि जब रिश्तेदारों के पास इतने समय किसे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, अगर हम कहें कोई लंबे टाइम 4.5 साल नहीं, सिर्फ 111 दिन, या हम कहें कि 6 महीने की सरकार के दौरान जब मुख्यमंत्री तब रिश्तेदारों के इतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो उनकी इमेज के ऊपर सीधा टारगेट किया जा रहा है। उनको बोला है कि जैसे हम कहते हैं चरणजीत चन्नी आम आदमी नहीं है, अगर हम कहें कि वो आदमी है जो लोगों का खून चूसने में लगा। ये एक सीधे तौर पे ऐसी एलिगेशंस लगाई जा रही है, लोगों की गाड़ी कमाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के एलिगेशंस लगे हैं। पर सीधे तौर पे ये भी बात की जा रही है कि इसके ऊपर कल अगर हम देखें तो कांग्रेस ने फिर राजकुमार वेरका और अलका लामा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने सीधे तौर पे एग्जांपल दिए कि रिश्तेदार थे और ऐसे इंसिडेंट पहली बार नहीं हुए, ऐसे और भी अलग पार्टीज के रहे। खुद अरविंद केजरीवाल के अगर हम कहें भतीजे के पास से 200 करोड़ के करीब कई बहुत ज्यादा पैसे मिले थे, तो उन सब के ऊपर कार्रवाई की बात की गई। बीजेपी के दफ्तर से, बीजेपी के अगर हम कहें दफ्तर से 200 करोड़ मिलने की बात की है। तो ऐसे कई एलिगेशंस उन्होंने प्रेजेंट किए कि आखिर उन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, पर हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो भी एक रिश्तेदार पे दूर के, पर उसकी एलिगेशन सीधा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर लगाए जा रहे हैं। जी अभी एक चीज़ और यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, ऐसे में कांग्रेस भले ही अपने बचने के लिए ये कह रही है कि ये रिवेंज, बदला लेने की कोशिश है एक, और ज़बरदस्ती ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये इस तरीके की छापेमारी कार्रवाई से क्या वास्तव में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? और अगर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है तो इसका फायदा किस पार्टी को मिल सकता है सबसे ज्यादा? देखिए, नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर हम कहें इमेज इंपैक्ट तो डायरेक्टली है। देखिए, नुकसान पड़ नहीं सकता, नुकसान पड़ चुका है। तभी आप देख सकते हैं कि सफाइयां और सीधे तौर पे हम कहें कि रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, लगातार स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं और लगातार ये क्लियर किया जा रहा है कि क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, वो भी सब क्लियर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कि आम जनता के घर से अगर हम बात करते हैं 2 से 3 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे अगर उनके रखने की इजाजत भी नहीं है। पर वहीं आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के घर से 8 करोड़ कैश एक वक्त में मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसे में कार्रवाई बनती है। देखिए, बार बार एलिगेशन भले जो भी एलिगेशन लगे कि एक कार्रवाई मोटिवेटेड है, पर सवाल ये भी आता है कि वो कैश कहां से आया? वो कैश तो प्लांटेड नहीं है। बात ये है कि वो 8 करोड़ कैश उस वक्त वहां पे था, तभी ईडी ने उसे जब्त किया। अगर वो नहीं होता तो ईडी उसे जब्त नहीं करती। तो सवाल यही है क्यों पैसा वहां पे क्या कर रहा था? अगर इसके ऊपर प्रॉपर स्पष्टीकरण मिल जाता है तो ऑफ कोर्स कांग्रेस की इमेज को इतना बड़ा हिट नहीं लगेगा, पर हिट लग चुका है और इसका फायदा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को होगा। देखिए कि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी कांग्रेस को टारगेट करती हुई नजर आ रही है, भ्रष्ट सरकार के तौर पे भी भाजपा की तरफ से भी सीधे टारगेट किए जा रहे हैं। तो हम सकते हैं कांग्रेस को छोड़ के इस एक इमेज इंपैक्ट से अगर हम कहें बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रिसेंट फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस में कुछ ही दिन रह गए हैं और छोटी छोटी एलिगेशंस का भी बहुत बड़ा असर इलेक्शन में पड़ सकता है। और यहाँ पर छोटा एलिगेशन नहीं है, सीधे तौर पे कहें कि एक व्यक्ति के पास से 10 करोड़ मिलना एक छोटा एलिगेशन आप नहीं कंसिडर करेंगे इलेक्शन नजदीक में, तो एक मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है अगर कांग्रेस ठीक तरीके से हैंडल नहीं करती है। अगर किसी तरीके से भी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के तार जुड़ते हुए नजर आते हैं, देखिए हम रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहे, अगर किसी तरीके से ईडी की तरफ से कोई भी कनेक्शन जोड़ा जाता है मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा इमेज इंपैक्ट पड़ सकता है इलेक्शन में। पड़ सकता है, बिल्कुल आपने सही बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में
जो राशि बरामद की गई है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के पास से। ऐसे में आने वाले चुनाव में जाहिर तौर पर है कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और रुख करेंगे अब मुंबई का। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फेक डिग्री सर्टिफिकेट लोगों को बनाकर देता था, और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यहां से 1 से 2 लाख रुपए में डिग्री बेची जाती थी। अब तक इन लोगों ने 50 से ज्यादा छात्रों को फेक डिग्री सर्टिफिकेट दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी डमी स्टूडेंट बन के आरोपियों के संपर्क में आए और रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनको मुंबई के बोरीवली इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है इन्हें, और पुलिस ने मौके से 1 लाख से ज्यादा पैसे रिकवर भी किए हैं। और इसके साथ ही गैंग के लोग PhD, BSc, BCom, MA, MCom जैसी फेक डिग्री सर्टिफिकेट बना के लोगों को दिया करते थे। आगे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। आणि एक डमी कॅन्डिडेट आम्ही तयार करून पाठवला, त्याला ती डिग्री प्रॉमिस केली गेली, त्याला तिथे जाऊन सह्या करून आणल्या गेल्या आणि त्याच्याकडनं एक अमाऊंट रक्कम कोट करून ती घेतली गेली। हे पूर्ण आम्हाला ज्यावेळी कळालं हे फेक डिग्रीचं रॅकेट आहे, त्यावेळी ते आम्हाला हे वर्कआउट झालं आणि त्याच्यानंतर आम्ही तिथे रेड केल्यानंतर हे सगळे इतर युनिव्हर्सिटीचे सुद्धा जे आता आपण व्हिज्युअलमध्ये बघितले ते सर्टिफिकेट्स प्राप्त झाले। सर, या कुठल्या विद्यापीठातून ह्यांना सध्या अटक केलेली आहे? यांना या एज्युकेशन कन्सल्टन्सीच्या इथून अटक केलेली आहे, त्यांना कुठल्या विद्यापीठातून अटक नाही। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये फेक डिग्री का मामला सामने आया है, ये गिरोह फेक डिग्री बनाता था और छात्रों को 1.5 से 2 लाख रुपए में बेचता था। ऐसे में क्या पूरी जानकारी है, आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए मुंबई की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से करीब 1 लाख रुपए कैश और करीब 150 से ज्यादा अलग अलग राज्यों की अलग अलग संकलन की जो है डिग्रियां प्राप्त की गई है, जो फर्जी तरीके से बनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो तमाम यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनकी भी संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन जो बरामदी की गई है, जो जानकारी मिली है, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार पूरे देश की यूनिवर्सिटी से यह डिग्रियां बनाई गई है। हालांकि यह डिग्रियां सही है या गलत, इस पे अभी सस्पेंस बरकरार है। लगातार क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये डिग्रियां बनाई जा रही थी, आम तौर पर अगर देखा जाए तो छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और छात्र कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे थे जो इन डिग्रियों को खरीदने का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि देश की तमाम सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां इस गैंग के पास मौजूद थे, और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने यह बड़ा भंडाफोड़ किया है, ऐसे में क्या उन्होंने कुछ बताया कि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी अधिकारियों की तरफ से कोई संलिप्तता? क्योंकि जिस तरीके से डिग्रियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है, वाटरमार्क के साथ ही साथ होलोग्राम तक जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल डिग्री है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की संलिप्तता नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये गैंग अकेले ऐसे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल योगेश जी, जो डिग्री दिखाई दे रही है उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यह डिग्री बिल्कुल असली तरह है, लेकिन यह डिग्रियां 2 लाख में खरीदी गई है, इस तरह की जानकारी मिली है। अब आपको बता दें कि यह लोग जो है सबसे पहले एक जॉब कंसल्टेंसी चलाते थे। इस जॉब कंसल्टेंसी के दौरान वेब पोर्टल में लोगों की जानकारियां लेते थे। जो लोग इनके संपर्क में आते थे जॉब के लिए, उन्हें जॉब के अलग अलग प्रोफाइल बताकर उनकी डिग्रियां मांगते थे। जब वो सामने वाला ये कहता था कि उनके पास इतनी डिग्री नहीं है, तो यह लोग उनको प्रपोज करते थे कि आप आइए, आपको हम डिग्रियां देंगे। अब ऐसे में जॉब के लिए यह लोग 2 डिग्रियां देते थे, PhD, BSc, MCom, BCom और ऐसे अन्य डिग्रियां जो है लोग बनाते थे। और सबसे अहम बात कि पूरे देश की जितनी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी के सभी लोगों की अलग तरह से जो है सर्टिफिकेट बनाया और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। यानी कि क्राइम ब्रांच को पूरी तरह से शक है कि इस पूरे मामले में
यूनिवर्सिटी के कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो डिग्रियां है बिल्कुल असली की तरह है। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की जानकारी मिलती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच के लिए है, पूरे देश के लिए। सत्य प्रकाश, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ और संदिग्ध लोगों की भूमिका नजर आ रही है? क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, या इन 2 लोगों की तरफ से कोई कबूला गया अभी तक कि इनकी पूरे टीम में कुछ कितने लोग हैं? देखिए योगेश जी, अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कई राज्यों के अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग संकलन की डिग्रियां बरामद की गई है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो एक मोहरा है, और भी अन्य लोग शामिल है, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच के पास है। क्राइम ब्रांच लगातार यह जांच कर रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच उनकी 27 जनवरी तक इसलिए है जो क्राइम कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान लगातार पूछताछ की जाएगी। जो डिग्रियां बनाते थे, जो असली हॉलमार्क दिए गए हैं, वो हॉलमार्क उन्हें कैसे मिले, कहां से मिले, यूनिवर्सिटी के लोग कौन लोग हैं जो इनके साथ मिलकर इस तरह की जानकारी देते थे, इस तरह की जानकारियां शेयर करते। तो जाहिर पर बड़ा रैकेट है, इसका खुलासा भी होना बाकी है। बिल्कुल, ये बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सत्य प्रकाश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच को ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।